तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी। जूलॉजी की जब भी हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जूलॉजी है तो जूलॉजी भी एक बायोलॉजी का पार्ट है। हम बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। आपने 11th-12th के अंदर पढ़ा होगा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम जो जीवित है, जो जीवित प्राणी है उनका अध्ययन करते हैं, प्राणी जंतु सभी का। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ, अपन कह सकते हैं, और लोगोस का मतलब है टू स्टडी, यानी कि जीवन का अध्ययन। तो बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था? बायोलॉजी वर्ड लेमार्क और ट्रेविनेरस नामक साइंटिस्ट ने बायोलॉजी शब्द दिया था, और जिसका अध्ययन मतलब अपन कहें, मीनिंग कहें तो वो है जीवन का अध्ययन, यानी कि जो जिंदा है उनका अध्ययन हम बायोलॉजी के अंदर करते हैं। आगे अपन बात करें, जैसे बायोलॉजी को अपन आगे दो ब्रांचों में डिवाइडेड करा। बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स का अध्ययन करते हैं और जूलॉजी के अंदर हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अब जो अपन पढ़ेंगे वो जूलॉजी पढ़ेंगे, तो जूलॉजी हमारी यहां से स्टार्ट होगी। बायोलॉजी वर्ड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया लेमार्क और ट्रेविनेरस ने दिया था। साथ ही फादर ऑफ बायोलॉजी अगर अपन कहें तो अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम अरस्तु ने ही जंतुओं और पादपों के बारे में अपनी पुस्तक के अंदर बताया था। फिर फादर ऑफ बॉटनी कहें तो फादर ऑफ बॉटनी हम थियोप्रेस्टस नामक साइंटिस्ट को कहेंगे। थियोप्रेस्टस नामक साइंटिस्ट को फादर ऑफ बॉटनी कहेंगे, और फादर ऑफ जूलॉजी हम अरस्तु को ही कहेंगे, क्योंकि अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम, एक अपनी पुस्तक थी उसकी हिस्टोरिया एनिमेलियम, इसके अंदर उसने जंतुओं के बारे में बताया था। साथ ही जूलॉजी की जो अपन कहें, अरस्तु ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। साथ ही अरस्तु ने सबसे पहले जो कहें जो जंतु थे उनको दो भागों के अंदर डिवाइडेड करा था, और अरस्तु ने जो जंतुओं को डिवाइडेड करने का काम करा वो उनके अंदर उपस्थित रेड ब्लड यानी लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर अरस्तु ने दो भागों में डिवाइडेड करा। अपन ये कह सकते हैं लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में डिवाइडेड करा। एक था एनेमा और दूसरा था इनेमा। एनेमा के अंदर लाल रक्त है वो एब्सेंट था, यानी वे प्राणी जिनके अंदर जो रक्त है वो लाल रंग का वो एब्सेंट होता है, उसको उसने एनेमा कैटेगरी के अंदर रखा। और इनेमा वे प्राणी जिनके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट था उसको उसने इनेमा के अंदर रखा। तो इसके अंदर अपन मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे जो अकशेरुकी, और इनेमा के अंदर अपन उनको पढ़ेंगे जो कशेरुकी प्राणी है जिनके अंदर रेड ब्लड है वो प्रेजेंट होता है। अब बात करें, जैसा कि अपन ने बताया बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी अपन ने अरस्तु को बोला, अरस्तु ने इसके बारे में सबसे पहले बताया। अब सबसे पहले हम कहें कि सभी प्राणियों को एक जगह एक साथ पढ़ना संभव नहीं था, इसलिए उनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड करना जरूरी था, और उनको अलग अलग उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूहों के अंदर रखा गया ताकि उनका अध्ययन सुगमता से कर सके। तो विज्ञान की एक नई शाखा आई जिसका नाम था टैक्सोनॉमी, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का अपन कहें पहला चैप्टर है टैक्सोनॉमी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन प्राणियों को उनके अंतर संबंधों तथा उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज के अंदर रखते हैं और उनको अलग अलग समूहों के अंदर रखते हैं ताकि उनका अध्ययन सुगमता से कर सके। तो टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी वर्ड एपीडी कंडोले नामक वैज्ञानिक ने दिया।
ये भी 2 नंबर का आपके क्वेश्चन आ जाता है कि टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया, तो एपीडी कंडोले नामक वैज्ञानिक ने टैक्सोनॉमी वर्ड दिया था। और टैक्सोनॉमी के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके इंटर रिलेशंस यानी अंतर संबंधों और 3 पद जो मुख्य रहेंगे यहाँ पर, उनकी पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। तो जब भी अपन टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो टैक्सोनॉमी के अंदर ये 3 पद मुख्य रूप से रहेंगे कि जो प्राणी है उनके अंदर विशिष्ट लक्षण होंगे, एक जाति के जीव होंगे, उनके अंदर कॉमन कैरेक्टर्स जो अपन कहें वो तो होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होंगे जो उनको एक जाति के अंदर बांधे रखते हैं। तो उन विशिष्ट लक्षणों को अपन कुंजी लक्षण या की कैरेक्टर भी कहते हैं। ये आपने पहले पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, की कैरेक्टर्स या कुंजी लक्षण। इन कुंजी लक्षणों की सहायता से अपन इनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड करते हैं, उनकी पहचान करते हैं, फिर उनका नामकरण करते हैं, फिर उनका वर्गीकरण करते हैं और उनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अपन डिवाइडेड करते हैं। तो टैक्सोनॉमी जो हम कहें का फादर अपन अरस्तु को ही कहते हैं। जो अरस्तु थे उन्होंने सर्वप्रथम अपन ने देखा रेड ब्लड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में डिवाइडेड करा था। लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जो फादर है, आधुनिक वर्गीकी का पिता, अपन कैरोलस लीनियस को कहते हैं। मॉडर्न टैक्सोनॉमी का फादर अपन कैरोलस लीनियस को कहते हैं। कैरोलस लीनियस को अपन आधुनिक वर्गीकी का पिता कहते हैं क्योंकि इन्होंने द्विनाम पत्ती, जो आप बाइनोमियल नोमेनकल्चर के नाम से जानते हो और हम हर जगह यूज करते हैं विज्ञान के विद्यार्थी, सबसे पहले इनका नाम था कार्ल वॉन लीने। इन्होंने अपना जो नाम था उसको ही 2 पदों के अंदर रखा और इनका जैसा कि नाम अपन देखते हैं, कार्ल वॉन लीने था उनका नाम, और इन्होंने इसको करा कैरोलस लीनियस, यानी 2 पदों के अंदर खुद का ही नाम सबसे पहले उन्होंने लिखा और फिर इन्होंने द्विनाम पत्ती दी। द्विनाम पत्ती के अंदर अपन 2 पद के अंदर किसी भी प्राणी या किसी भी प्लांट्स का नाम अपन लिखते हैं जिसको कि अपन वैज्ञानिक नाम कहते हैं। कैरोलस लीनियस ने जो द्विनाम पत्ती थी, लेकिन इस द्विनाम पत्ती के बारे में अगर हम कहें तो सबसे पहले आपने 11th-12th के अंदर पढ़ा होगा, गॉस्पर्ड बहिन नामक वैज्ञानिक ने, गॉस्पर्ड बहिन नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक पिनॉक्स के अंदर इन्होंने सबसे पहले द्विनाम पत्ती के बारे में बताया था। लेकिन इसको अपन कहें वर्ल्ड वाइड या अपन कहें सबके सामने जो लाने का श्रेय जाता है वो कैरोलस लीनियस को जाता है। इस वजह से अपन कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं या आधुनिक वर्गीकी का पिता है, जो अपन कैरोलस लीनियस को कहते हैं। अब अपन बात करें द्विनाम पत्ती है क्या। द्विनाम पत्ती इसके अंदर अपन कोई भी प्राणी है, कोई भी एनिमल्स है यानी जंतु या पादप है, उसका नाम अपन 2 पदों के अंदर लिखते हैं। इनका पहला नियम ये था, जो भी नाम है उसको अपन 2 पदों में लिखते हैं। दूसरा, ये नाम सभी लैटिन भाषा से व्युत्पन्न होता है। 2 पदों में इसका पहला पद होता है वो वंश होता है, तथा दूसरा पद जो अपन कहे इसका होता है वो जाति होता है। अगर अपन इसको हाथ से लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन करना जरूरी है ताकि इससे पता चले कि ये लैटिन भाषा से व्युत्पन्न है। इसमें जो वंश है, वंश क्या पहला वर्ड अपन कहेंगे वो अंग्रेजी का कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर लिखूं होमो, मनुष्य का नाम साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस। तो यहाँ पर देखेंगे होमो इसका वंश है और सेपियंस इसकी जाति है। अब यहाँ पर कैपिटल लेटर अपन कहें, वंश का पहला नाम अंग्रेजी का कैपिटल लेटर होना चाहिए, मतलब एच कैपिटल है। दूसरा अपन कहें जो इसका जाति है उसका जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर होना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए एस स्मॉल है, और इसको अपन ने अंडरलाइन करा क्योंकि अपन जब हाथ से लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन करते हैं, और इससे ये पता चलता है कि ये भी जो भी नाम है वो लैटिन भाषा से व्युत्पन्न है, इस वजह से इसको अपन अंडरलाइन करते हैं। कंप्यूटर के अंदर तो अपन इटैलिक भाषा सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। ये इसके मुख्य नियम थे। साथ ही इस नियम के अलावा भी और नियम ये थे कि जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले उसका साइंटिफिक नेम दिया या उस जाति की खोज करी, उसका नाम साइंटिफिक नेम के बाद अपन कोष्टक के अंदर लिखते हैं। तो ये मुख्य नियम अपन द्विनाम पत्ती के देखते हैं, जो कि कैरोलस लीनियस ने दी थी। अब कैरोलस लीनियस के बाद द्विनाम पत्ती के बाद हमने देखा कि एक ही जाति के जो जीव थे उसके अंदर भी कई विभिन्नताएं अपने को देखने को मिल गई। अब मनुष्यों की बात करें तो अपन होमोसेपियंस की स्पीसीज जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं वो अलग दिखाई देते हैं। अपन ये देखते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर जो लोग रहते हैं मनुष्य ही है, लेकिन उनके भी कैरेक्टर्स हमसे काफी अलग हैं। और नेपाल के अंदर जो हमको दिखते हैं उनके भी कैरेक्टर से काफी अलग होते हैं। तो एक ही जाति के जीवों के अंदर जब विविधताएं आनी शुरू हो गई तो हमें उनको भी आगे अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड करने की जरूरत पड़ी, और उस कैटेगरी को अपन कहते हैं उपजाति। तो एक नई और पद्धति साइंटिस्ट को देने की जरूरत पड़ेगी जिसको अपन कहेंगे त्रिनाम पद्धति, यानी ट्राइनोमियल नोमेनकल्चर। ये अपन कहें हक्सले और स्ट्रिकलैंड नामक वैज्ञानिक ने, हक्सले और स्ट्रिकलैंड नामक वैज्ञानिक ने त्रिनाम पत्ती दी। और त्रिनाम पत्ती के अंदर अपन जैसा द्विनाम पत्ती के अंदर 2 पद लिख रहे थे, वंश और जाति, जबकि त्रिनाम पत्ती के अंदर अपन 3 पद लिखेंगे, वंश और जाति के साथ अपन उपजाति भी लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि और भी ज्यादा स्पेसिफाई करने के लिए जो एनिमल्स थे कि जाति के उनके बीच अगर विभिन्नताएं आ रही तो उनको अपन ने और सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड किया, एंड दैट इज सब स्पीसीज। तो इस तरीके से और ज्यादा साइंटिफिक तरीके से उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए इस तरीके की पद्धति हमको देखने को मिली। तो ये चीजें अपन ने देखी। साथ ही अपन ने देखा कि वर्गीकी के 2 नामकरण की पद्धतियां अपन ने देखी। अब अपन ये कहें उनकी पहचान अपन उनके कुंजी लक्षणों के आधार पर करते हैं, और उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड करते हैं। तो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड करने का जो कार्य है या जो विधि है उसको अपन बोलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण 3 पद अपन ने देखे थे, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। पहचान अपन कुंजी कैरेक्टर्स की सहायता से करेंगे। नामकरण के लिए 2 पद्धतियां मैंने आपको बताई, द्विनाम पत्ती और त्रिनाम पत्ती। और वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण जो प्राणी है उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर उनको अलग अलग जो कैटेगरीज है उनके अंदर डिवाइडेड करने का जो कार्य है वो अपन वर्गीकरण के दौरान करेंगे। वर्गीकरण के अंदर प्रयुक्त किए जाने वाले पदों को अपन टैक्सोन या संवर्ग कहते हैं। टैक्सोन या हिंदी में अपन संवर्ग या कैटेगरीज अपन इसको कहेंगे। मुख्य रूप से अपन 7 जो पद है उसको वर्गीकरण के दौरान यूज करते हैं। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। तो अपन जब वर्गीकरण करेंगे किसी भी प्राणी का तो आप देखेंगे ये 7 पद 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जो 7 जो टैक्सोन है इसको अपन यूज करते हैं और इनको एक विशिष्ट क्रम के अंदर रखते हैं। तो वर्गीकरण के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले इन टैक्सोन का या संवर्ग का एक विशिष्ट क्रम जो आरोही या अवरोही जो होता है उसको अपन टैक्सोनॉमिक हायरार्की या वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। वर्गीकी पदानुक्रम या टैक्सोनॉमिक हायरार्की अपन इसको कहते हैं, जो एक तरीके से अपना क्लासिफिकेशन करने के दौरान अपन इसको प्रयुक्त करते हैं। साथ ही अपन ये देखें जाति। अब यहाँ पर सबसे बड़ा अगर वर्गीकरण का पद कौन सा है तो जगत, या आप लोग देखते होंगे कहीं क्वेश्चन आता है। साथ ही वर्गीकरण के की अगर कहें सबसे छोटी इकाई क्या है तो जाति। जाति क्या है? अब जाति की डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। सबसे पहले अपन ये देखें जाति शब्द जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और इसकी सर्वमान्य जो डेफिनेशन है जाति की डेफिनेशन वो मेयर नामक वैज्ञानिक ने दी थी।
जाति की जो डेफिनेशन है वो मेयर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। मेयर नामक वैज्ञानिक ने बोला कि वे जीव जो आकारिक रूप से यानी मॉर्फोलॉजिकली एक समान दिखाई देते हैं तथा आपस में अंतर प्रजनन, अपन कहें अंतर प्रजनन करके अपने समान जनन सम, 3 वर्ड याद रखेंगे, आकारिक रूप से अंतर प्रजनन और अपने समान जनन सम संतति उत्पन्न कर सके, जो आगे चलकर नई संतति उत्पन्न करने में सक्षम हो। तो अगर हम कहें जब ये सब कैरेक्टर्स किसी स्पीसीज के अंदर होते हैं तो ही हम उसको जाति कहते हैं, नहीं तो आपने देखा होगा खच्चर होता है, म्यूल होता है। खच्चर आप शिमला, वैष्णो देवी, कुफरी गए होंगे, वहां पर अपन खच्चर देखते हैं। तो खच्चर सिर्फ बाहर ढोने का काम करते हैं, खच्चर आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो खच्चर को हम एक जाति नहीं कहेंगे। खच्चर इज ए प्रोडक्ट, खच्चर इज नॉट ए स्पीसीज, क्योंकि ये आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता। जबकि मेयर की डेफिनेशन के अनुसार जो एनिमल्स है वो आगे जनन करने में सक्षम हो तभी अपन उसको एक जाति के अंदर रखेंगे। तो हम देखेंगे खच्चर एक प्रोडक्ट है कि जाति नहीं है। तो एक जाति की डेफिनेशन हम इस तरीके से देखते हैं जो मेयर ने दी, जिसको कि अपन सर्वमान्य परिभाषा के रूप में मानते हैं। अब अपन कहें वर्गीकरण के लिए प्लस वाला ना हेड उस पे क्लिक करना। वर्गीकरण के लिए अगर अपन कहें तो वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्गीकरण अपन देखेंगे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कृत्रिम वर्गीकरण, दूसरा प्राकृतिक वर्गीकरण और तीसरा जातिवृत्तीय वर्गीकरण। तीन तरीके के वर्गीकरण अपन ने देखे। कृत्रिम वर्गीकरण सबसे पहले जो पुराने समय के अंदर प्लिनी और उसके साथियों ने कृत्रिम वर्गीकरण दिया। कृत्रिम वर्गीकरण के अंदर प्राणियों को जो है उनके स्वभाव के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड करा था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, उनके स्वभाव के आधार पर। अब स्वभाव के आधार पर कैसे करा, जैसे उन्होंने करा कि उड़ने वाले और नहीं उड़ने वाले, पहला उड़ने वाले और सेकंड नहीं उड़ने वाले या उड़न रहित। अब इस तरीके का क्लासिफिकेशन जो इसके स्वभाव के ऊपर बेस्ड था वो साइंटिफिकली अपन कह रहे सही नहीं था, क्योंकि उड़ने वाले के अंदर अगर अपन देखें तो अपन पक्षी देखते हैं, अपन चमगादड़ देखते हैं, चमगादड़ देखते हैं और अपन इंसेक्ट्स या बटरफ्लाई भी अपन देखते हैं, तितली। तितली अपन देखते हैं। अंडू कर दो, अंडू हाँ, अपन तितली देखते हैं, तितली। अब अपन देखेंगे जो पक्षी है वो पक्षी वर्ग के अंदर आता है, जबकि चमगादड़ है वो ये पक्षी वर्ग में आएगा, यानी क्लास ए उसमें। चमगादड़ है ये अपने स्तनधारी वर्ग के अंदर आता है जो मेमेलिया क्लास है, और ये अपने इंसेक्टा क्लास में आता है। तो अपन देख रहे अपन ने एक ग्रुप के अंदर इन सबको रख दिया कि उड़ने वाले। अब उड़ने वाले के अंदर पक्षियों को भी रख दिया, साथ में मैमल्स है, स्तनधारियों को भी रख दिया और इंसेक्ट्स इन सबको रख दिया। अब ये अकशेरुकी है, बाकी कशेरुकी है। तो इस तरीके से अपन देखते हैं इस तरीके का जो वर्गीकरण था जो पुराने समय में इनके स्वभाव के आधार पर दिया गया था वो वैज्ञानिक रूप से सही नहीं था, तो इस तरीके के वर्गीकरण को ज्यादा मान्यता नहीं मिली। सेकंड जो वर्गीकरण था वो प्राकृतिक वर्गीकरण था। प्राकृतिक वर्गीकरण इनके प्राकृतिक संबंधों के आधार पर था, प्राकृतिक संबंधों के आधार पर था। और इस तरीके के वर्गीकरण के अंदर ये देखा गया कि इनका वंशज एक समान, वंशज या एंसेस्टर है जो एक समान थे। और इस तरीके के जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा वंशज मनुष्य का हम मानते हैं कि बंदर है। बंदर में भी हम देखते हैं 2 तरीके के अपन देखते हैं, एप और मंकी। तो हम अपने नजदीक ज्यादा एप को मानते हैं जो लंगूर है। लंगूर के अंदर अपन ओरेंगटून, चिंपांजी, गोरिल्ला वगैरह जो पढ़ते हैं उनको अपन मनुष्य के ज्यादा क्लोज मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो खड़े होकर चलते हैं, उनका ब्रेन साइज था वो भी मनुष्य से ज्यादा कंपेटेबल है। इस वजह से अपन ये देखते हैं
कि वो हमारे एंसेस्टर है। तो इस तरीके से जो प्राकृतिक क्लासिफिकेशन था उसके अंदर इस तरीके से दिया गया। लेकिन जो लेटेस्ट अपन कह रहे क्लासिफिकेशन के अंदर जो जातिवृत्तीय वर्गीकरण था, जातिवृत्तीय वर्गीकरण के अंदर जो क्लासिफिकेशन था वो इनका जातिवृत्तीय रूप से या फाइलोजेनेटिकली अपन कहें, और साथ में उनके जो उद्विकास को देखते हुए इस तरीके का वर्गीकरण किया गया कि इनका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। तो इस तरीके से जो अपन कहें जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया। तो हमने देखा 3 तरीके का क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक, कृत्रिम और जातिवृत्तीय वर्गीकरण देखा। वर्गीकरण अपन ने ये देखा कि जीव प्राणी है उनको उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड करना, और वर्गीकरण के अंदर प्रयुक्त प्रत्येक पद को अपन संवर्ग या टैक्सॉन कहते हैं, ये भी अपन ने देखा। और 7 वर्गीकरण के मुख्य पद अपन ने देखे जिनको एक विशिष्ट क्रम में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की या वर्गीकी संवर्ग। तो ये चीजें अपन ने देखी। अब अपन आगे देखें तो वर्गीकरण आपके सिलेबस के अंदर अपन आगे देखते हैं वर्गीकरण कैसे। तो वर्गीकरण के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे कई तरीके के क्लासिफिकेशन वैज्ञानिकों ने दिए। उसमें सबसे पहले था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर वेजिटेबेलिया और एनिमेलिया जो अपन कहें इस तरीके का क्लासिफिकेशन कैरेलस लिनियस ने दिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था हैकल ने दिया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन था कोपलैंड ने दिया। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि 5 जगत वर्गीकरण जो हम आगे पढ़ते हैं, जो आपके सिलेबस के अंदर है, वो दिया RH व्हीटेकर ने। RH व्हीटेकर नामक वैज्ञानिक ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1969 के अंदर। और इससे आगे भी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, यूंग और उसके साथियों ने दिया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि अपन बाद में अभी तक अपने सिलेबस के अंदर अपन पढ़ रहे वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो जो RH व्हीटेकर नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई या कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। जो ये 5 जगत थे ये वर्गीकरण इन्होंने दिया था। अब अपन देखते हैं कि मोनेरा के अंदर उन्होंने किन प्राणियों को रखा। मोनेरा के अंदर उन्होंने प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जो जीव थे, यूनिसेलुलर जो प्राणी थे उसको इन्होंने मोनेरा के अंदर रखा। प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव थे जिसको इन्होंने मोनेरा के अंदर रखा। और जो प्रोकैरियोटिक जब भी वर्ड आता है अपन देखते हैं प्रोकैरियोटिक, तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियन वर्ड जब भी आएगा हमेशा ये संबंधित होगा केंद्रक से यानी न्यूक्लियस से। तो प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव या आदिम केंद्रक वे प्राणी जिसके अंदर अपन कहें आदिम यानी कि अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। तो वे प्राणी जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक या प्रिमिटिव टाइप का केंद्रक पाया जाता है वे कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है। और यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय के प्राणी थे, इसके अंदर जो जीवद्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता था। और इसके अंदर अपन कहें जो सीलिया और फ्लैजेला अगर थे तो उसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट है, इसके अंदर नहीं था। इस तरीके का लक्षण है इनके अंदर पाए जा रहे हैं। और अपन ये कहें इसके अंदर साथ में यहाँ पे अपन देखेंगे इसके अंदर और पाया जा रहा है क्या, वर्तुल डीएनए यानी सर्कुलर डीएनए। और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन है वो नहीं पाई जा रही थी। हिस्टोन प्रोटीन जैसा कि हम जानते हैं जहां पर लीनियर डीएनए होगा
वो स्टोर्ड प्रोटीन है, वो डीएनए की पैकेजिंग करने के काम आती है, जो हायर एनिमल्स का एक गुण है उसके अंदर पाई जा रही थी। तो मोनेरा के ये सब अपन ने कैरेक्टर्स देखे। अब मोनेरा के एग्जांपल्स अपन देखेंगे तो इसके अंदर किसको रखा, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीलहरी शैवाल जो अपने थे, इसको अपन ने जगत मोनेरा के अंदर रखा। अब साथ अपन बात करें प्रोटिस्टा, सेकंड जो अपना है जगत प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर अपन ने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यानी कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जो जीव थे, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जो जीव थी, इसको अपन ने प्रोटिस्टा के अंदर रखा। अब यू का मतलब, अपन जो वर्ड्स है उसका अगर मीनिंग समझते चले तो कुछ भी हार्ड नहीं होता। यू का मतलब होता है एडवांस यानी कि विकसित अपन कह सकते हैं। और कैरियन वर्ड जैसा कि मैंने पहले बताया न्यूक्लियस से रिलेटेड है। कैरियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट न्यूक्लियस। तो कैरियन यानी कि वे प्राणी जिसके अंदर विकसित केंद्रक पाया जाता है वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं। तो एक कोशिकीय के यूकैरियोटिक जीव थे, इसके अंदर डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज भी थे। जो मोनेरा के अंदर अपन कह रहे इस तरीके का विकसित केंद्रक नहीं था और कोशिकांग भी उसके अंदर इतने विकसित नहीं थे, जबकि इसके अंदर डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज भी पाए जाते हैं और विकसित केंद्रक पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली वगैरह सब प्रोटिस्टा के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जो सीलिया और फ्लैजेला होते हैं उनके अंदर 9+2 अरेंजमेंट। अब 9+2 अरेंजमेंट मैं बार बार कह तो रहा हूं, लेकिन 9+2 अरेंजमेंट है क्या? तो 9+2 अरेंजमेंट अपन बात करेंगे तो अपन ये देखते हैं कि जो सीलिया और फ्लैजेला है उनका फॉर्मेशन हमेशा सूक्ष्म तंतु या माइक्रोफाइब्रिल्स जो अपन कह रहे हैं सूक्ष्म तंतुओं से मिलकर के ये बने होते हैं। तो इस तरीके से अपन ये बात करें, इसके अंदर अपने को जो आगे अपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको। 9 पेरिफेरी के अंदर होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स और 2 है सेंटर के अंदर होंगे। तो इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है। जब अपन इसकी स्ट्रक्चर को आगे देखेंगे तब अपन इसको पढ़ेंगे। कैसिलिया और फ्लैजेला जो है इसके अंदर जो सूक्ष्म तंतुक है वो 2 सेंट्रल के अंदर होते हैं और 9 पेरिफेरी के अंदर होते हैं। दैट इज कॉल्ड 9+2 अरेंजमेंट जो अपने को इसके अंदर देखने को मिलता है। और यूकैरियोटिक जीव जो इसके अंदर आते हैं, अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे संघ प्रोटोजोआ को। आगे अपन बात करें फंजाई जो कवक है, कवक अपना भोजन है अवशोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं। बहुकोशिकीय है, मल्टीसेलुलर है, बहुकोशिकीय है और यूकैरियोटिक तो है ही। और दूसरा अपन कहें जो ये अपना भोजन है उसको अवशोषित अपन कहें एक तरीके से संग्रहित करके रखते हैं, वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करके रखते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करके रखते हैं और अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसलिए अपन इसको हेटरोट्रोपिक या विषमपोषी भी कहते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अपन बात करें प्लांटी की, तो प्लांटी यानी प्लांट्स पादप हम जानते हैं ये सभी मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है यानी कि एडवांस है, बहुत कोशिकीय के जीव होते हैं। बाकी सब कैरेक्टर्स प्लांट्स के एज इट इज आप सबको पता है, लेकिन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस वजह से ये क्या स्वपोषी, इनके अंदर पर्णहरित पाया जाता है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। साथ ही इसके अंदर जो अपन कहेंगे अपना भोजन किस रूप में स्टोर करके रखते हैं, तो ये स्टार्च के रूप में अपना भोजन स्टोर करके रखते हैं। और एनिमेलिया है, ये विषमपोषी है, अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं और अपना भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखते हैं। बाकी मोटे मोटे कैरेक्टर्स जो अपन प्लांट्स और एनिमल्स के अपन जो पढ़ते रहे हैं वही अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आपके सिलेबस के अंदर है वो इस तरीके से अपन
पढ़ सकते हैं। इन कैरेक्टर्स को आपको रटने की जरूरत नहीं, कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो आप इजीली इसको आगे समझ पाएंगे और लिख पाएंगे। अब अपन ये देखते हैं जो प्राणी का वर्गीकरण है, वर्गीकरण करने के कई आधार है, उनके आधार पर ही इनको वर्गीकृत किया गया है, जो कि अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। थैंक यू।